आज के वीडियो में हम पर्यावरणीय अवनयन या पर्यावरणीय विघटन या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करेंगे। जो प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र होता है वह मुख्य रूप से भौतिक या अजैविक जो संगठक होते हैं उनसे मिलकर बनता है। और भौतिक और अजैविक संगठकों में स्थल, जल, वायु तथा सौर घटक आते हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ पर्यावरण जैविक संगठकों से भी बनता है। और जैविक संगठकों के अंतर्गत समस्त प्राणी, जीवधारी और पेड़ पौधे और वनस्पतियां इत्यादि आते हैं। ये पर्यावरण तंत्र या प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र या ये कहिए जीव मंडलीय तंत्र, इसका कार्यान्वयन और नियंत्रण भौतिक और जैविक प्रक्रमों द्वारा होता है। अर्थात जो प्राकृतिक पर्यावरण के समस्त अंग हैं वो एक सिस्टम या तंत्र के अंतर्गत संतुलित बने रहते हैं। और साथ ही साथ यदि भौतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण के किसी अंग या तंत्र में कोई कमी आती है, नकारात्मक कमी आती है, तो उस कमी की भरपाई किसी अन्य प्रक्रम या प्रक्रिया द्वारा पर्यावरण तंत्र में जो नकारात्मक कमी आती है उस प्रक्रिया द्वारा उसकी भरपाई कर दी जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं अंतर्निर्मित स्वतः नियामक क्रियाविधि। स्वतः नियामक क्रियाविधि या इसे अंग्रेजी में कहते हैं होम्योस्टैटिक प्रोसेस, और साथ ही साथ इसे समस्थैतिक क्रियाविधि भी कहते हैं। अगर पर्यावरणीय अवनयन या पर्यावरणीय विघटन की बात की जाए तो इस प्रक्रिया का आरंभ सन 1860 के बाद हो गया था, क्योंकि 1860 के बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई और इस औद्योगिक क्रांति का विस्तार समस्त विश्व में मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के भागों में हो गया। धीरे धीरे जो विकासशील देश थे उनमें भी इस औद्योगिक क्रांति का विकास हो गया। और विकास होने के साथ ही इस औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन जलाए गए, जिसके द्वारा जल, स्थल और वायु के जो प्राकृतिक तत्व थे उनके संगठकों में बदलाव आया, नकारात्मक बदलाव आया और ओजोन क्षय और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं सामने आई। अगर पर्यावरणीय अवनयन के अर्थ की बात करें तो पर्यावरण के भौतिक संगठकों में जैविक प्रक्रमों, मुख्य रूप से मनुष्य की क्रियाओं द्वारा उस सीमा तक ह्रास एवं अवनयन किया जाता है जिसके द्वारा प्रकृति की जो अंतर्निर्मित स्वतः नियामक क्रियाविधि है इसके द्वारा उन नकारात्मक प्रभावों की भरपाई नहीं की जा सकती है। इसे पर्यावरणीय अवनयन या पर्यावरणीय विघटन कहते हैं। अगर पर्यावरणीय विघटन के प्रकारों की बात की जाए तो इसका पहला प्रकार होता है प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक जो प्रकोप होते हैं इनकी भरपाई प्रकृति या प्राकृतिक पर्यावरण अपने आप ही कर लेता है। अगर किसी क्षेत्र में प्राकृतिक कारणों से भूकंप, बाढ़ या सूखा जैसी समस्याएं आती हैं तो प्रकृति स्वयं ही अपने अंतर्निर्मित स्वतः नियामक क्रियाविधि द्वारा भरपाई कर लेती है। और प्राकृतिक प्रकोप के अंतर्गत आते हैं जैसे पार्थिव प्राकृतिक प्रकोप। पार्थिव प्राकृतिक प्रकोप, पार्थिव प्राकृतिक प्रकोप के अंतर्गत ज्वालामुखी का उद्भेदन या विस्फोट और साथ ही साथ भूकंप और धरातलीय सतह का उत्थान या अवनयन, अर्थात किसी विशाल भूस्थल का अवनयन, उसका उठना या नीचे धंसना जो प्लेट विवर्तन सिद्धांतों के आधार पर होता है, जिसके अंतर्गत किसी विशाल भूपटल पर दरार पड़ जाती है जिससे वह क्षेत्र नीचे धंस जाता है। यह प्राकृतिक पार्थिव प्रकोप के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ भ्रंशन या फॉल्ट, जमीन में चटकने पड़ जाना, और भ्रंशन के अलावा
भूस्खलन। भूस्खलन मुख्य रूप से पर्वतीय जो तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों होते हैं उनमें भूस्खलन की ये प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा प्राकृतिक प्रकोप के अंतर्गत आते हैं वायुमंडलीय प्राकृतिक प्रकोप। वायुमंडलीय प्राकृतिक प्रकोप के अंतर्गत तूफान और तूफान के कई भयंकर रूप जैसे टॉर्नेडो, टाइफून इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा बिजली का गिरना और बादल का फटना और जंगलों में आग, इस जिसे दावानल कहते हैं, ये वायुमंडलीय प्राकृतिक प्रकोप के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो संचयी वायुमंडलीय प्रकोप है उसके अंतर्गत बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं आती हैं जो प्राकृतिक प्रकोप के अंतर्गत आती हैं। और पार्थिवेतर प्राकृतिक प्रकोप होता है जैसे उल्कापात, उल्काओं का गिरना, ये पार्थिव प्राकृतिक प्रकोप के अंतर्गत आता है और इसका मनुष्य पे कोई भी बस नहीं होता है उल्कापात पर। इसके बाद प्राकृतिक प्रकोप के बाद जो मानव जनित प्रकोप, जो मानव निर्मित प्रकोप होते हैं जिसके लिए पूर्ण रूप से केवल मनुष्य ही जिम्मेदार होता है, मानव जनित प्रकोप। इसके अंतर्गत आते हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जंगलों में आग लगाना। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में झूम खेती की जाती है, उसके अंतर्गत जंगलों के किसी निश्चित क्षेत्र को काट दिया जाता है या उन पेड़ों को समाप्त करके आग लगा दी जाती है और उस क्षेत्र में खेती की जाती है और 2-3 साल खेती करने के बाद उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वह लोग किसी अन्य क्षेत्र में उस झूम खेती करते हैं जंगलों को काटने के बाद। और इसके अलावा बहुत बड़े स्तर पर कारखानों को लगाना और कारखानों के द्वारा जहरीली गैसों का निकलना जिसका वायुमंडल में मिलना। और इसके अलावा मानव जनित प्रकोप के अंतर्गत आता है नाभिकीय विस्फोट। नाभिकीय विस्फोट के द्वारा हानिकारक विकिरण उत्पन्न होता है जो मानव जाति के साथ साथ अन्य वनस्पतियां होती है, जो वनस्पति होती है उन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। और इसके अलावा मानव जनसंख्या का विस्फोट। मानव जनसंख्या विस्फोट मानव जनित प्रकोप के अंतर्गत आता है क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होता जाता है और प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते जाते हैं। इसके अलावा मानव जनित प्रकोप के अंतर्गत आता है जैव विविधता का क्षरण। जो बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जो देश है, विकासशील देश है, उन देशों में सबसे अधिक पाई जाती है। और जैव विविधता के अंतर्गत जो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो जंगल होते हैं, वन होते हैं और उनमें जो पेड़ पौधे होते हैं, साथ ही साथ कई प्रकार के जीव निवास करते हैं, उनका दोहन मनुष्य अपनी पूर्ति के लिए करता है जिसके अंतर्गत जैव विविधता का क्षरण होता है और प्राकृतिक जो पर्यावरण होता है उसकी हानि होती है। इसके बाद हम आगे देखेंगे अगर पर्यावरणीय अवनयन की प्रक्रिया की बात करें तो पर्यावरणीय अवनयन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है या इसका 2 प्रकार से सूत्रपात होता है। सबसे पहले होता है मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन या अतिदोहन। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और जिसके द्वारा प्राकृतिक चरम घटनाएं उत्पन्न होती हैं जैसे भूस्खलन, बाढ़, सूखा, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण जैसी घटनाएं उत्पन्न होती हैं जो मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन के कारण पैदा होती हैं। इसके अलावा दूसरा सूत्रपात होता है पर्यावरण अवनयन जो प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। दूसरी संपन्न होती है प्राकृतिक संसाधनों के अति विदोहन, प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन और उनके विभिन्न प्रकार के उपयोगों के द्वारा। जैसे कि पर्यावरण अवनयन उस समय प्रारंभ होता है जब मनुष्य के कार्यों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में लगातार परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन इतने व्यापक और बड़े होते हैं कि जिसके द्वारा प्रकृति उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाती है या वो प्राकृतिक पर्यावरण की बर्दाश्त की सीमा के बाहर हो जाते हैं। और साथ ही साथ यह जो प्राकृतिक पर्यावरण की जो
फ्लेक्सिबिलिटी होती है या लोचकता होती है, उस लोचकता को पार कर जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी वन पारिस्थितिक तंत्र में या वन्य क्षेत्र में व्यापक या सामूहिक पैमाने पर उस क्षेत्र की कटाई की जाए तो वह वन क्षेत्र नष्ट हो जाएगा और प्रकृति द्वारा उसे दोबारा उस रूप में वापस नहीं लाया जा सकता है। यह प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के द्वारा ऐसी घटनाएं संपन्न होती हैं। इसके अलावा अंधाधुंध वन विनाश के कारण जो धरातल खुल जाता है, मिट्टी खुल जाती है, उस मिट्टी का अपरदन होता है और अपरदन के बाद वह मिट्टी वर्षा के जल के द्वारा उस मिट्टी का अपरदन होता है और मिट्टी कटकर बहकर नदियों में चली जाती है और नदियों में जाने के बाद नदियों की जो तली उथली हो जाती है और कम बारिश से ही नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जिसका जो भरपाई होती है वो नहीं की जा सकती है किसी भी प्रकार से। इसके अलावा जो उर्वर मिट्टियां होती हैं, खेतों की उर्वर मिट्टियां होती हैं, वो भी जो मिट्टी का अपरदन होता है, जो परतदार अपरदन होता है या चादरी अपरदन होता है, जो मिट्टियां बहकर चली जाती है उपजाऊ मिट्टियां और जो जमीन बंजर हो जाती है, इसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा जो प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक होते हैं उनमें पारस्परिक अंतःक्रिया होती रहती है और वो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ प्रभाव इस प्रकार डालते हैं एक दूसरे के ऊपर जिससे उनमें एक सहजीवन बना रहे। लेकिन अगर मानव द्वारा इन संबंधों को नष्ट किया जाता है तो पर्यावरणीय अवनयन की जो घटना होती है वो लगातार घटती रहती है। इसके अलावा पर्यावरणीय अवनयन के प्रक्रम होते हैं जो प्राकृतिक तथा मानव के द्वारा, दोनों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो मानव के द्वारा पर्यावरण में ह्रास होता है उसकी भरपाई होना मुश्किल है और प्राकृतिक जो दोहन के द्वारा जो विघटन होता है, पर्यावरण का विघटन होता है, उसकी भरपाई प्रकृति स्वयं कर लेती है। इसके अलावा अब आगे देखते हैं पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्याएं और पर्यावरण अवनयन के कारण। पर्यावरण अवनयन का कारण सबसे पहला कारण आता है धार्मिक एवं दार्शनिक कारण। धार्मिक एवं दार्शनिक कारण, इस कारण के अंतर्गत भौगोलिक विचारधारा के अंतर्गत एक संभववादी विचारधारा है। संभववादी विचारधारा या पासवेलिज्म विचारधारा। संभववादी विचारधारा के प्रवर्तक थे फ्रांस के लावलास। लावलास ने यह माना था कि प्रकृति के जो संसाधन है, ये प्रकृति है, मनुष्य के दोहन के लिए है और मनुष्य प्रकृति में काफी हद तक परिवर्तन कर सकता है और मनुष्य प्रकृति का गुलाम नहीं है। और इसी विचारधारा के आधार पर जितने भी पूंजीवादी देश हैं उन्होंने प्रकृति को एक प्रकार से गुलाम बनाया या प्रकृति को दास माना, ना कि अपने को दास माना, और उन्होंने अपने साध्य की पूर्ति के लिए प्रकृति को साधन माना और जिसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ और पर्यावरणीय अवनयन की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हुई। और यह मुख्य रूप से पूंजीवादी देशों में प्रारंभ हुई, धीरे धीरे विकासशील देशों में भी यह प्रक्रिया फैल गई जो अभी भी जारी है। और इससे निपटने के लिए एक विचारधारा है नवनियतवादी विचारधारा। नवनियतवादी विचारधारा, इसके प्रवर्तक थे ऑस्ट्रेलिया के टेलर। इन्होंने बताया था हमें प्रकृति के साथ तालमेल या सामंजस्य बिठाना चाहिए और उसका दोहन इस प्रकार करना चाहिए जिससे जो प्राकृतिक संसाधन है आगे आने वाले भविष्य में जो पीढ़ियां उनके लिए बचे रहें। इसके बाद दूसरा जो पर्यावरणीय विघटन है, अवनयन का कारण आता है, दूसरा कारण आता है, वो कारण है वन विनाश या वनों का दोहन। और वन विनाश के जो दुष्परिणाम होते हैं, मृदा अपरदन में वृद्धि होती है,
पहाड़ों की आवृत्ति बढ़ती है, इसके साथ साथ वर्षा में कमी आती है और जैव विविधता का ह्रास होता है वन विनाश के कारण। इसके बाद बात करते हैं आगे कि जो वन विनाश के कारण वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे जैव विविधता नष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए जो ब्राजील में जो सदाबहारी वन है और इंडोनेशिया मलेशिया में जो सदाबहारी वन थे, उन वनों को काटकर रबड़ के वृक्ष लगाए गए हैं, अर्थात एक ही प्रकार की खेती की गई या प्लांटेशन की गई, जिसके द्वारा वहां की जैव विविधता नष्ट हो गई है और प्राकृतिक पर्यावरण का विघटन प्रारंभ हुआ है या हो रहा है। और इसके अलावा जो रूस का स्टेपी क्षेत्र था, जो घास क्षेत्र था, अमेरिका का प्रेरी घास क्षेत्र, इन क्षेत्रों में उन घासों को नष्ट करके गेहूं की खेती व्यापक पैमाने पर की जा रही है। इसके अलावा जो अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र, ब्राजील का कंपास क्षेत्र, इन क्षेत्रों में पशुपालन के साथ साथ गौ पशुपालन के साथ साथ गेहूं की भी खेती की जा रही है। मुख्य रूप से गौ पशु को पाला जा रहा है मांस के लिए, और वहां के जो घास क्षेत्र है, उन घास क्षेत्रों की जैव विविधता नष्ट हो गई है। और इसके अलावा जो स्थानांतरित या झूमी कृषि के द्वारा भी जो वनों का ह्रास हुआ है, जो भारत के उत्तर पूर्वी भागों में होता है। और इसके बाद बात करते हैं कि अतिचारण मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, और पर्वत की जो तीव्र ढालें होती है उनमें घास पाई जाती है, और उन घासों को स्थानीय जो चरवाहे होते हैं भेड़ बकरियों के द्वारा चरवाते हैं, जिससे वह घास नष्ट हो जाती है। और घासों के नष्ट होने से वहां की जो मिट्टी है वो कटने लगती है, भूस्खलन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। और साथ ही साथ जो जानवर चरने वाले होते हैं अतिचारण द्वारा घास क्षेत्रों या जंगलों में, वो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको भी चर जाते हैं, जिससे उनकी पौधों की जैव विविधता नष्ट हो जाती है, साथ ही साथ पौधे सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद अतिचारण के बाद बात करेंगे वनाग्नि या दावानल। इसके द्वारा काफी हेक्टेयर की भूमि हर साल दुनिया में नष्ट हो जाती है, जंगलों की भूमि। इसके बाद बात करेंगे जो घरेलू व्यापारिक उद्देश्य है, उसके द्वारा वनों को काटा जाता है और वनों की लकड़ी का उपयोग किया जाता है फर्नीचर के लिए। और बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए साथ ही साथ जो हाईवे बनाए जाते हैं, नेशनल एक्सप्रेस वे बनाए जाते हैं, उनमें वनों की काफी हद तक कटाई होती है, किनारे के पेड़ काट दिए जाते हैं, वो सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं। और पर्यावरण अवनयन के अंतर्गत आगे बात करते हैं जो इसके कारण है, और कारणों में आता है कृषि विकास। कृषि विकास भी पर्यावरण अवनयन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी कृषि भूमि प्राप्त की गई है या उपयोग में लाई जा रही है, वो मुख्य रूप से जंगलों को काट कर ही लाई जा रही है या जंगलों को नष्ट करके ही लाई जा रही है। और इसके अलावा जो कृषि क्षेत्र में जो रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ा है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन का उपयोग बढ़ा है, नाइट्रोजन द्वारा भूमि अब बंजर होने लगी है। और ये दुष्परिणाम जो 60 के दशक में भारत में जो हरित क्रांति लाई गई थी, हरित क्रांति के अंतर्गत हाई यील्डिंग वैरायटी बीज और सिंचाई और इसके अलावा रासायनिक खादों और रासायनिक जो पेस्टिसाइड्स है उसका उपयोग बढ़ा, जिसके द्वारा भूमि बंजर होने लगी और मिट्टी जहरीली होने लगी, और यह दुष्परिणाम कृषि विकास के कारण ही आया। इसके अलावा साथ साथ जो नहरी सिंचाई, इसका उपयोग मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया गया और साथ ही साथ राजस्थान में किया गया। नहर के द्वारा जो इरिगेशन किया गया या फसलों में कृत्रिम पानी लगाया गया, उसके द्वारा वहां पर नहर के किनारे के क्षेत्रों में जल प्लावन की स्थिति आ गई और वहां का वाटर लेवल ऊंचा हो गया, और नीचे के जो लवण थे भूमि के ऊपर आ गए, कृषि भूमि के परत के रूप ऊपर आ गए, वहां परत के रूप में जम गए, जिससे वहां की भूमि बंजर हो गई या ऊसर हो गई। तो ये जो दुष्परिणाम है जो पर्यावरण अवनयन के अंतर्गत आते हैं, और ये पर्यावरण अवनयन की इस वीडियो में ये प्रक्रिया हुई, उसकी परिभाषा हुई, उसके क्या दुष्परिणाम और कारण वो हमने बताया।